तो चलिए आज चलते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में। सोचिए, ये वो दौर था जब यहाँ कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि ये एक मैदान था जहाँ कई महत्वाकांक्षाएं, अलग अलग रणनीतियां और जबरदस्त संघर्ष चल रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच से भारत का पहला महान साम्राज्य कैसे उभरा, यही कहानी आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ तलवार के दम पर बनता है, या फिर कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी से, या फिर इन दोनों का कोई बहुत ही स्मार्ट मिक्सचर होता है? बस यही सवाल आज की हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। इस सवाल का जवाब पता है कहां से शुरू होता है? एक नंबर से, 16। हाँ, 16। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हमें बताता है कि बुद्ध के समय से ठीक पहले पूरा प्राचीन भारत 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और इन्हीं को कहा जाता था 16 महाजनपद। समझ लीजिए, ये उस दौर के असली पावर सेंटर्स थे। तो चलिए अब इस दौर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त का भारत आज जैसा एक देश नहीं था। ये तो कई सारे राज्यों का एक कलेक्शन था जो एक दूसरे से लगातार कंपटीशन में थे। हर कोई सबसे ऊपर, सबसे ताकतवर बनना चाहता था। तो ये महाजनपद आखिर थे क्या? देखिए, महाजनपद का सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र या ग्रेट किंगडम। ये उस जमाने की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स थीं। मजे की बात यह है कि इनकी लिस्ट हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में मिलती है। हाँ, कुछ नामों का थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, लेकिन कोर आइडिया वही है। और ये महाजनपद पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। जरा इन पर एक नजर डालिए। ये कुछ बड़े नाम हैं और उनकी राजधानियां, जैसे काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, और हाँ, मगध की राजगृह और अवंती की उज्जैनी। हर एक राजधानी अपने आप में एक पावर सेंटर थी। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें से कुछ नाम हमारी कहानी में आगे बार बार आने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इन सब में एक ही तरह का राज नहीं चलता था। ज्यादातर तो राजतंत्र थे, मतलब जहां एक राजा का शासन होता था। लेकिन कुछ अलग भी थे, जैसे वैशाली के लिच्छवी। ये गणराज्य थे, यानी रिपब्लिक, जहां कई प्रमुख लोग मिलकर फैसले लेते थे। और पता है, वैशाली के लिच्छवियों को ही दुनिया का पहला गणराज्य बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। कमाल है ना? खैर, वक्त आगे बढ़ा और इन 16 राज्यों में से बस चार ऐसे थे जो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। अब हमारी कहानी का फोकस इन्हीं 4 सुपर पावर्स के बीच की जबरदस्त टक्कर पर होगा। तो ये थे वो 4 बड़े खिलाड़ी। कौशल, अपनी मिलिट्री पावर के लिए मशहूर। वत्स, जो बहुत ही अमीर और प्रॉस्परस था। अवंती, जिसके पास लोहे की खदानें थी और एक तगड़ी सेना थी। और इन सब के बीच धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था मगध। इन चारों में सबसे बड़ा बनने के लिए एक लंबी जंग चली, और जैसा कि हम जानते हैं, इस रेस में आखिर में सिर्फ एक ही विनर बना, और वो था मगध। तो सवाल यह है कि मगध ने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी 3 नहीं कर पाए। यहीं से शुरू होती है मगध के एक स्ट्रैटेजिक पावर बनने की कहानी, और इस कहानी की नींव रखी थी हर्यंक वंश ने। इस कहानी का पहला और शायद सबसे अहम किरदार था राजा बिंबिसार। बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से देखें तो बिंबिसार ही वो शख्स था जिसने मगध की असली ताकत की नींव रखी। उसने एक छोटे से राज्य को एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसका लोहा सब मानने लगे थे। बिंबिसार सच में एक शानदार रणनीतिकार था। उसकी स्ट्रैटेजी को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहला, स्मार्ट शादियां, यानी स्ट्रेटेजिक मैरिज। उसने कौशल और लिच्छवी जैसे पावरफुल राज्यों में शादी करके अपने बॉर्डर सुरक्षित कर लिए, और दहेज में काशी जैसा जरूरी इलाका भी हासिल कर लिया। दूसरा काम, पॉलिटिकल दोस्ती। उसने अवंती के राजा प्रद्योत जैसे खतरनाक दुश्मनों से भी दोस्ती बनाई रखी। तीसरा, जहां डिप्लोमेसी से काम नहीं चला, वहां उसने अपनी सेना का इस्तेमाल किया। उसने पड़ोसी राज्य अंग को हराया और मगध में मिला लिया, जिससे ईस्ट इंडिया के ट्रेड रूट्स पर उसका कब्जा हो गया। और चौथा, उसने एक ऐसा मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जो इस बढ़ते हुए राज्य को संभाल सके। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बिंबिसार ने जो नींव रखी थी, उसे उसके बेटे अजातशत्रु ने और भी आगे बढ़ाया। अजातशत्रु भी अपने पिता की ही तरह बहुत एम्बिशियस था। उसने भी डिप्लोमेसी और ताकत दोनों का इस्तेमाल करके लिच्छवियों के पावरफुल वज्जी संघ को हराया और मगध में मिला लिया। इस एक जीत ने मगध के दबदबे को कई गुना बढ़ा दिया। तो हर्यंक वंश ने नींव तो एकदम पक्की कर दी थी, लेकिन साम्राज्य की पूरी इमारत बननी अभी बाकी थी।
जब हर्यंक वंश खत्म हुआ तो उसके बाद जो डायनेस्टीज आई उन्होंने इसी मजबूत नींव पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और आगे देखते हैं। शुरुआत की हर्यंक वंश ने, फिर पावर आई शिशुनाग वंश के पास और उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हरा दिया। इस एक जीत ने मगध के लिए पश्चिम के दरवाजे खोल दिए। और फिर आया नंद वंश, जिसने इस एक्सपेंशन को इसके पीक पर पहुंचाया और भारत का पहला सच्चा साम्राज्य खड़ा किया। नंद वंश का जो फाउंडर था महापद्मनंद, वो एक जबरदस्त ताकतवर राजा था। पुराणों में उसे सर्व क्षत्र अंतक कहा गया है, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इतना ही नहीं, उसे दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। उसने एक छत्र शासन स्थापित किया और एकराट यानी इकलौता सम्राट का टाइटल लिया। अपने पीक पर नंद साम्राज्य बहुत ही ज्यादा अमीर था। जो आखिरी राजा था धनानंद, उसके पास तो बेहिसाब दौलत थी, लेकिन वो लोगों के बीच बहुत अनपॉपुलर हो गया था। वजह, जनता से जबरदस्ती पैसा वसूलना और छोटी छोटी चीजों पर भी भारी भरकम टैक्स लगाना। और बस इसी गुस्से ने नंद वंश के अंत की कहानी लिख दी। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि मगध ही क्यों जीता, बाकी के ताकतवर राज्य पीछे कैसे रह गए। चलिए अब उन मेन वजहों को समझते हैं जिन्होंने मगध की जीत पक्की कर दी। देखिए, मगध की जीत के पीछे ना कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे जबरदस्त लीडर्स। दूसरा, डिप्लोमेसी और लड़ाई का एक परफेक्ट बैलेंस। लेकिन दो कारण और थे जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी थे। एक तो मगध की लोकेशन, गंगा के उपजाऊ मैदानों में होने की वजह से खेती से खूब पैसा आता था। और दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज। राजगीर के पास लोहे की खदानें थी, जिससे उन्हें बेहतर हथियार बनाने में मदद मिली, और यही चीज उन्हें लड़ाई में एक बहुत बड़ी एडवांटेज देती थी। मगध की सबसे बड़ी देन क्या थी? वो ये थी कि उसने भारत में एक एम्पायर, एक साम्राज्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। ये एक ऐसी विरासत थी जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे बढ़ाया, जब उसने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो आज की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब कई छोटे छोटे राज्यों की जगह एक बड़ा साम्राज्य ले लेता है तो क्या खोता है और क्या हासिल होता है। क्या एक सेंट्रल पावर का होना प्रोग्रेस है, या फिर ये अलग अलग कल्चर और डाइवर्सिटी का अंत है? इस पर सोचिएगा जरूर।